वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में समान कानून बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में लागू करने जा रही है और इसके लिए जल्द ही प्रदेश सरकार कमेटी भी बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हमारे संकल्प पत्र में शामिल है और जल्द ही इस पर कमेटी भी बनाई जाएगी और अंत्योदय परिवारों को जो 3 सिलेंडर देने का फैसला सरकार की ओर से किया गया है उसे अब जल्द पूरा किया जाएगा। कैबिनेट में इसका फैसला भी हो चुका है। अभी हमने 2 संकल्प पूरे किए हैं। एक संकल्प यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में हम लाए हैं और वह भी हमारा एक संकल्प था, हमारी घोषणा थी। उसकी कमेटी भी हमारी जल्दी ही निकलने वाली, जल्दी बनने वाली है। और 3 सिलेंडर जो अंत्योदय के जो कार्ड हैं हमारे 1,84,000 लोग, उन सभी को 3 सिलेंडर मुफ्त देने का हमने प्रावधान कर दिया है। कल हमारी मंत्रिमंडल ने उसको पूरी तरह से पास कर दिया है। जल्दी ये योजना हमारी धरातल पर आएगी। और वहीं विधानसभा में जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बोर्ड गवर्नर की अध्यक्षता में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और वहीं बोर्ड बैठक में कई फैसलों पर निर्णय भी लिया गया कि पूर्व में रजिस्टर की नियुक्ति निराधार है और इसलिए नियुक्ति को निरस्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के वर्ष 2009 में संबंधित मामलों के अनुपालन हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है और इसकी रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक में रखी जाएगी। एक अन्य निर्णय के तहत इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक निदेशक पर कार्यवाही संबंधी जिलाधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा अगली बैठक में रखी जाएगी। और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रभारी व्यवस्था को समाप्त करके निदेशक के पूर्णकालिक नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग अलग नियमों को एक अधिनियम के तहत लाया जाएगा। इससे पर्यवेक्षण करने में मदद मिलेगी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। देखिए, इसमें बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और जिस तरह से इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रार की एक नियुक्ति की गई थी और जो उस नियुक्ति को बीओजी ने निराधार पाती में नियुक्ति को निरस्त करने का निर्णय लिया। इसके अलावा जो माननीय उच्च न्यायालय का 2009 का एक आदेश था जिसकी कंप्लाइंस नहीं हुई है अभी तक उसमें इंस्टीट्यूट में, उसके लिए एक कमेटी बनाई है जो पूरे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में एक इंक्वायरी करके अगली बीओजी की बैठक में अपनी जांच सिफारिशों को बीओजी की बैठक में रखेंगे ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आगे कार्रवाई की जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार स्थित कश्यप धर्मशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया। उन्होंने कहा कि राम राज में भगवान राम के निषादों को गले लगाया था, इसलिए रावण का अंत हुआ था। योगी सरकार ने भी निषाद को कैबिनेट में जगह दी है। हमने कश्यप समाज के लोगों से कहा कि वो पार्टी के साथ जुड़े जिससे उनके समाज के लोगों की समस्याएं दूर हो सके और कश्यप समाज के लोगों से अपील की कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत उपचुनाव में बहुमत से जिताने के लिए काम करें। जनता पार्टी को और उससे ज़्यादा धन्यवाद दूँगा आरएसएस को। आरएसएस के जो हमारे प्रचारक हैं, जो उनकी एक सोच है भारतीय संस्कृति की स्थापना हो। ये जो मुगलों ने अंग्रेजों ने जो हमारी संस्कृति पर हमला किया था, नष्ट किया था, उसे अगर भारतीय जनता पार्टी स्थापित कर रही है, देश का समर्थन मिल रहा है, पुनः सरकार बन रही है, माननीय मोदी जी को पुनः गद्दी देने के लिए 2024 में जनता लालायित है, ये तो प्रक्रिया है। धारा 370 हटते देख लो किस तरीके से शांति आ गई, कितने दंगे होते थे, राम मंदिर बनते देखो कितने लोग अपने आस्था का हो। तो हर एक जहाँ जहाँ भी हमारी भारतीय संस्कृति का नष्टीकरण किया है और तुष्टीकरण वालों को हटाना होगा, नष्टीकरण करने वालों को हटाना होगा। और भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, भारतीय से राष्ट्रवाद हो, हमारा धर्मवाद हो और अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो जाए। और उसके लिए भारतीय निषाद पार्टी भी निर्मल शोषित हमारा आंदोलन।
और जून में प्रदेश सरकार अपना आम बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से आम लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला किया है कि इस बार के बजट को पेश करने से पहले आम लोगों की सलाह भी ली जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि बजट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और वहीं विपक्ष ने अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बड़े फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि आपको ये काम करना ही चाहिए। कहाँ से बजट के लिए सुझाव आएंगे आपके विधायकों से, क्योंकि विधायकों का कितना काबिलियत है वो तो हमने सबने देख लिया। अब ऐसे में आम जनता ही केवलहार बनकर मुझे लगता है सामने आएगी और वही आपको कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देगी, जिसके चलते आप आम बजट को एक स्वरूप दे पाएंगे। और निश्चित तौर पर उसकी भागीदारी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि बजट आम आदमी के लिए है, तो उसकी राय बिल्कुल ली जानी चाहिए। और वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 1,17,703 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कर चुके हैं। और वहीं शनिवार को 13,438 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल की दर्शनों को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। कोरोना काल के बाद दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है और साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मैं नागपुर से आई हूँ। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं दर्शन करने के लिए, जो है बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से दर्शन किया। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम आरुष महेश्वरी है। हम लोग नागपुर से आए हैं और ये बहुत अच्छी जगह है, एकदम ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पर। और हम एक्सट्रीमली इनके मार्केट्स वगैरह भी, सामान वगैरह भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं और एकदम लाइन भी बहुत लग रही है मंदिर में और हमने की दर्शन किए हैं। बहुत मज़ा आया दर्शन। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ का स्थानीय प्रशासन द्वारा भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। कोरोना काल के बाद पहला समय है जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से नेटवर्क 10 के लिए संदीप। और पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान मद्महेश्वर के कपाट खुलने की प्रक्रिया विधिवत वेद ऋचाओं के साथ शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर में शुरू हो गई है। भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव मूर्तियों को पौराणिक परंपराओं के साथ गर्भगृह से सभा मंडप लाया गया और स्थानीय भक्तों द्वारा नए अनाज का भोग अर्पित किया गया। और वहीं 17 मई को भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह डोली कैलाश के लिए रवाना हो जाएगी और 19 मई को शुभ लगन अनुसार भगवान मद्महेश्वर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाएंगे। 15 मई को भगवान की भोग मूर्ति जो है आम धर्म दर्शनार्थ सभा मंडप में विराजमान हुई है और 16 मई को यही विश्राम करेगी और 17 मई को भगवान यहाँ से जो है प्रस्थान करके प्रथम पड़ाव जो है रांस माई मंदिर रांची में और 18 को गोंडार में रात्रि प्रवास और 19 को भगवान गोंडार से हिमालय के लिए अपने धाम मद्मेश्वर धाम में जो है प्रस्थान करेंगे। नाम जय केदार जय मद्मेश्वर बाबा। यहाँ पर जो नया अनाज होता है, अभी जैसे गेहूँ है, उसका मीठे गुलगुले बना करके भगवान मद्मेश्वर को, भगवान भैरवनाथ को और भगवान केदार को, भगवान आपके पनोकाली को और इन सब को और बुड्ढा मद्मेश्वर, इन सबको 5 जगहों पे सबसे पहले जो नया अनाज होता है उसका भोग चढ़ाया जाता है। किन लोगों के द्वारा ये भोग अर्पित करने की परंपरा है? ये भोग यहाँ के जो पंचगांव है उनके द्वारा ये भोग लगवाया जाता है। और वहीं 4 धाम में श्रद्धालुओं की संख्या तय करने के बाद अब सरकार ने पंजीकरण की संख्या भी तय करने का निर्णय ले लिया है। अब सभी धर्मों के लिए उतने ही पंजीकरण हो पाएंगे जितनी संख्या पहले तय की गई है। यह संख्या पूरी होने के बाद ही सॉफ्टवेयर खुद ही पंजीकरण बंद कर देगा और इसके बाद लोगों को दर्शन के लिए आगे की उपलब्ध बुकिंग तिथि का सुझाव देगा। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने बताया कि राज्य सरकार ने चारों धाम में
कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर सॉफ्टवेयर को इसी के अनुसार डिजाइन किया गया है। जिन तिथियों में निर्धारित सीमा तय रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उन पर और अधिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकेगा। और वहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और शासन काफी चिंतित नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार के निर्देश पर पुलिस भीड़ नियंत्रित करने की कोशिश में जुटी है, जिससे बिना रजिस्ट्रेशन के आए श्रद्धालुओं को वापस भी भेजा जा रहा है। और वहीं शासन की तरफ से मिले निर्देश पर डीआईजी गढ़वाल ने एस नंग्याल ने कहा कि ऋषिकेश से देवप्रयाग तक और देहरादून से लेकर विकास नगर तक सभी जगहों पर पुलिस ने चेकिंग को बढ़ा दिया है, जिससे बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री धामों की यात्रा नहीं कर सके। और पुलिस विभाग ने टूर ऑपरेटरों से भी अपील की है कि वो भी ऐसे यात्रियों को ना लेकर आए जिनका यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बताते चले कि चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जिसको देखते हुए पुलिस फोर्स अलर्ट मोड में है। सीएस सर ने मीटिंग ली, उसके बाद मैं गया मुनि की रेती की तरफ। वहाँ स्थानीय अधिकारियों के साथ मेरे द्वारा गोष्ठी की गई, जिसमें एसएसपी टेहरी, उनके एसओ, सीओ, टीआई और ऋषिकेश के इंस्पेक्टर, एडिशनल एसपी देहात देहरादून, उन सब के साथ गोष्ठी की गई कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो नहीं जाएंगे। इसके संबंध में स्थानीय स्तर पर गोष्ठी कर लेंगे और बाकी बैरिकेटिंग वगैरह लगा दी गई है, ताकि जो श्रद्धालु बजाय कि काफ़ी रुद्रप्रयाग वगैरह जाके लौट के आए, यहीं से हम लोग उसको रोक दे रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी जाएंगे। और वहीं जोशीमठ में 22 मई से शुरू हो रही हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी सरकार ने निर्धारित कर दी है। यहाँ 5000 श्रद्धालु हर दिन दर्शन के लिए जा सकेंगे। और वहीं हेमकुंड साहिब जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। जो श्रद्धालु ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, वो गुरुद्वारा लक्ष्मण झूला मार्ग ऋषिकेश में पंजीकरण केंद्र में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह विंद्रा ने बताया कि हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु अपना पंजीकरण करने के बाद ही यात्रा करेंगे। और देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी ने जिला कारागार रोशनाबाद का भ्रमण किया, जिसमें उनकी संस्था इंडिया विजन फाउंडेशन के सदस्य भी शामिल थे। जानकारी दे दी कि इंडिया विजन फाउंडेशन बंदी कल्याण के लिए काम करता है, जिसके तहत उन्होंने जेल में कैदियों के रोजगार से जुड़े कार्यों को देखा और शिक्षा का महत्व बताते हुए कैदियों की शिक्षा व्यवस्था का बीड़ा उठाने का भी जिम्मा लिया है और कैदियों के स्वरोजगार की दिशा में भी अहम कदम उठाने का भरोसा दिलाया। सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बांट रही हूँ और जहाँ जहाँ सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट्स की एटीट्यूड ये है कि हमें आओ हेल्प करो, आओ मिल के हमें अपना एक्सपीरियंस दो, मैं वो देने को तैयार हूँ। मेरी संस्था और हम और मैं अकेली नहीं हूँ। जहाँ भी मैं जिस शहर में भी जा रही हूँ, सब धनी लोगों को और ऐसे जिनकी इच्छा है हेल्प करने की, उनको जोड़ रही हूँ। तो खुशी की बात है कि इसका कोई कमी नहीं है। तो हम लोग देखिए, एक सुरक्षित समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब जेल से कोई छूट के जाए वो वापस ना लौट के आए। वो तो ही होगा अगर वो शिक्षित होगा, समझदार होगा और उसकी विचारधारा बदली होगी, उसे योगा सीखा होगा, कुछ पढ़ा लिख के जाएगा, कुछ काम काज सीख के जाएगा, वो क्यों आएगा वापस। बिहार जेल की पूर्व डीजी पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी श्रीमती किरण बेदी जी द्वारा आज जिला कारागार हरिद्वार का भ्रमण किया गया और यहाँ जो कार्य चल रहे हैं उनका अवलोकन किया गया। उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है और उनका जो एक एनजीओ भी है इंडिया विजन फाउंडेशन, उससे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल भ्रमण के दूसरे दिन नैनीताल क्लब में सुबह से ही आम जनता की समस्याओं को सुना। इसके उपरांत सड़क मार्ग से होते हुए भीमताल विकासखंड के भवाली मंदिर कैंची धाम में पहुंचकर बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन करते हुए ध्यान, योग, पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। सीएम धामी ने मंदिर में आए भक्तों से बातचीत की और मंदिर के पुजारी से मंदिर परिसर में पानी, शौचालय आदि की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि भक्तों को मंदिर परिसर में किसी भी तरह से असुविधा ना हो, इसके लिए आवश्यक काम करने की बात कही। और खटीमा के पीलीभीत मार्ग पर जमौर खुदागंज चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक वाहन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि यह वाहन खटीमा के एसडीएम रविंद्र बिष्ट का था। हालांकि इस दुर्घटना में एसडीएम और अन्य कर्मचारी बाल बाल बच गए, लेकिन एसडीएम का वाहन बर्बाद हो गया। वहीं दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर और ट्रॉली को चौकी परिसर में ले जाकर सीज कर दिया है। और वहीं एसडीएम ने दुर्घटना में खुद और बाकी सबके सुरक्षित होने की बात कही। दुर्घटना की वजह खनन वाहन का ओवर स्पीड होना बताया है। उन्होंने खनन वाहन की खनन परमिशन को रद्द कर दिया। ओवर स्पीड और अवैध रूप से चल रहे खनन वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही। ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, हमें देखकर वो घबरा कर उसने अचानक से मोड़ दिया और हमारे साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। नॉर्मली देखा जा रहा है एक तो ये ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और दूसरा अगर इसकी अनुमति है तो क्या अनुमति से ज़्यादा ये ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे हैं, लोगों को कोई परेशानी हो रही है तो इसके तत्काल प्रभाव से हमने इसकी अनुमति निरस्त कर दी गई और इसमें हम कार्रवाई करेंगे, जाँच करेंगे कि इसको अनुमति प्राप्त थी अथवा नहीं प्राप्त थी। अगर प्राप्त थी तो कितने को प्राप्त थी, तो इसमें हम इसकी अनुमति फिलहाल हमने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। उसके ऊपर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। सौभाग्य रूप से हम सभी सुरक्षित हैं। और वहीं यूपी का बुलडोजर मॉडल अपराधियों के लिए शामत साबित हो रहा है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी इस बुलडोजर मॉडल का असर दिखना शुरू हो गया है। उधम सिंह नगर पुलिस ने काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में इस बुलडोजर मॉडल का ट्रायल लिया और ये ट्रायल 100% सही साबित हुआ। जहां बुलडोजर चलने के कुछ ही समय बाद आरोपी ने पुलिस को सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में भेज दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीते 9 मई को ग्राम केसरी गणेशपुर थाना कुंडा क्षेत्र में मिट्टी खुदान को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की घटना की गई और वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन आरोपी जगरूप सिंह पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। इसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम अभय प्रताप सिंह और एसएसपी चंद्रमोहन सिंह आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर लेकर पहुंचे और बुलडोजर से उनकी अवैध संपत्ति ध्वस्त कर दी थी। संपत्ति ध्वस्त होने के कुछ ही समय बाद आरोपी जगरूप सिंह ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। 9 मई की रात को सूचना मिली थी कि जो केसरीपुर गांव है भरतपुर पन्नू फार्म के निकट थाना कुंडा क्षेत्र में, तो वहां पर 2 पक्षों में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर विवाद हुआ और जिसमें गोलीबारी हुई। तो इसमें एक पक्ष अनूप सिंह और जोगा सिंह है। उनकी शिकायत थी कि इन लोगों ने जोगा सिंह पर फायर किया है और वो घायल हो गया और फिर अस्पताल ले गए जोगा सिंह को। सूचना पर पुलिस गई, मौके से जो है खोखे भी बरामद हुए, जिसमें कि 12 बोर के भी हैं और 32 बोर के 2 खोखे, 32 बोर के पिस्टल के। इसमें सतनाम सिंह जो इसका मुख्य अभियुक्त है, उसकी वहीं से गिरफ्तारी हो गई थी। जहाँ कहीं भी कोई आपराधिक घटना घटित कोई कर रहा है या उसमें संलिप्त पाया जा रहा है, तो उसके द्वारा जो भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो आज जैसे मौके पे पुलिस टीम के साथ हमारी राजस्व की टीम भी थी, तो मौके पे ये पाया गया जो अभी जो घटना में आपराधिक हैं, वहाँ ये पाया गया कि कुछ ऐसी चक्रोड हैं जिस पे अतिक्रमण किया गया है, कुछ ऐसी वृक्षारोपण की भूमि है जहाँ पे भी अतिक्रमण है और कुछ ऐसे खेल के मैदान भी हैं जो ग्राम सभा की होती है, उस पर भी अतिक्रमण पाया गया है। तो सारे अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया है और मौके पे तत्काल, क्योंकि चक्रोड जो है एक सार्वजनिक रास्ता होता है, मौके पे वहाँ टीम हमारी पूरी उपस्थित थी। तो चक्रोड जो होता है उसको हमने तुरंत वहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराया जो इनके कब्जे में था और शेष जो अतिक्रमण इनका रह गया है उस पर को भी चिन्हित कर लिया गया है। और वहीं डोईवाला के खेरी गांव के एक परचून की दुकान में आग लगने से बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी थी और आग लगने के 1 घंटे बाद तक दमकल की गाड़ी नहीं पहुंचने से गांव वालों में आक्रोश नजर आया, जिसके बाद गांव वालों ने किसी भी तरह हैंडपंप से पानी
से आग पर काबू पाया और वहीं गांव वालों ने पुलिस पर भी देर से आने का आरोप लगाया है। आग लगने से मची अफरा तफरी में दुकान के मालिक को भी पैरों में चोट आ गई है। और वहीं काशीपुर तहसील के कुंडा थाना क्षेत्र में होटल में लंबे समय से सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जिसके बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल टीम की सूझबूझ से होटल पर छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। इस दौरान 1.5 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पुलिस ने पकड़ा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की प्रभारी इंस्पेक्टर बसंती आर्य ने बताया कि काफी समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि होटल के मालिक और बेटा पहले ही पॉक्सो एक्ट में जेल जा चुके हैं। मैं इस होटल में काफ़ी दिनों से शिकायतें आई थी और रिटर्न में भी मेरे पास शिकायतें हैं और हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सेल गठित किया गया है। तो इस तरह की जो भी शिकायतें आती हैं हम उसमें छापामारी करते हैं और इसमें आज हमने छापामारी की तो काफ़ी अनियमितता पाई गई है। इसमें काफ़ी जो लोगों को ठहराया गया है रूम में, जैसे 3-3, 4-4 लोगों को ठहराया गया, तो उनकी कोई एंट्री नहीं है, ना उनकी कोई किसी प्रकार की आईडी ली गई है। तो इसमें हमने काफ़ी अभी 15-20 लोगों को जो है हिरासत में लिया है। इसमें पूछताछ की जाएगी, जिसमें कोई भी अनियमितता जिसके खिलाफ कोई इस तरह से पाया जाता है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और वहीं कोरोना की चौथी लहर को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और वहीं तैयारियां अस्पतालों में सही से हुई हैं या नहीं, इसको लेकर प्रदेश भर में 17 मई को एक मॉक ड्रिल की सूचना आई है। जानकारी दे दें, इस मॉक ड्रिल को लेकर कोरोनेशन और दून अस्पताल में बैठक की गई और तैयारियों के बारे में चर्चा भी की गई, जिसमें अस्पताल में उपलब्ध बेड, ऑक्सीजन सिस्टम, इमरजेंसी डॉक्टर स्टाफ की संख्या पर मंथन किया गया। और वहीं बताया जा रहा है कि स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए दोनों बड़े अस्पताल पूरी तरह से तैयार रहें। और वहीं उत्तराखंड में 3 नए स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। जानकारी दे दें कि स्कूल गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए खोले जा रहे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये स्कूल आवासीय स्कूल होंगे, जिसमें पहले चरण में बच्चे 1ली से 8वीं कक्षा तक के होंगे, जिसके बाद ये स्कूल देहरादून के कोलागढ़ मसूरी में, झड़ी पानी और पौड़ी में पौठासी सेंड में खोले जाएंगे। बताया जा रहा है कि वर्तमान में राज्य में 7 नेता सुभाष चंद्र बोस आवासीय स्कूल चल रहे हैं और समग्र शिक्षा अभियान के नए शैक्षिक सत्र के सालाना बजट प्लान में केंद्र सरकार ने इन स्कूलों को बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान वंशीधर तिवारी के अनुसार केंद्र से बजट प्राप्त होते ही निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। और वहीं हरिद्वार में चोरों के हौसले बुलंद है। यहाँ एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ चोर यात्री की जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी दे दें, चोर ऑटो में बैठी महिला के गले से चेन चुराकर भाग रहा था, तभी कुछ यात्रियों ने चोर को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। वहीं भीड़ का फायदा उठाकर चोर मौके से फरार हो गया। और वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ एलिफेंट कैंप में आज सुबह से ही बहुत उत्साह का माहौल है। यहाँ गंगा हथिनी के नवजात शिशु का आज नामकरण किया गया। 23 अप्रैल को गंगा हथिनी ने एक मादा नवजात को जन्म दिया। आज उसके जन्म के 22वें दिन उसका विधि विधान से नाम रखा गया, जिसमें टाइगर रिजर्व के स्टाफ के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद थे और वहीं कॉर्बेट के डायरेक्टर भी इस दौरान मौजूद रहे। जी, आज हमारे यहाँ हाथी कैंप में नामकरण हुआ है, तो पूरे विधि विधान के साथ पंडित जी ने इसका नामकरण किया है और हमारे निदेशक महोदय और हमारे वन क्षेत्राधिकारी और उच्चाधिकारी सम्मिलित रहे और काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ इसका नामकरण किया गया और उसका नाम खुशी रखा गया। जी, आज हमारे यहाँ हाथी कैंप में नामकरण हुआ है, तो पूरे जो कर्नाटका से हाथी आए थे उनमें से उनके परिवार में एक और बच्ची एडिशन हो गई है। पहले 3 साल पहले सावन हुआ था, 23 अप्रैल को ये बच्ची पैदा हुई। पैदा होने पे स्टाफ ने बड़ी खुशी जाहिर की और आज 22 दिन बाद उसका खुशी ही नामांकन। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।